नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एग्जामनाथ पे। आज जो यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा थी वो रद्द की जा चुकी है और उसकी री एग्जाम के लिए आप लोग तैयारी कर रहे हैं और उसी री एग्जाम को आगे कंटिन्यू करते हुए आज मैं आपके लिए लेके आया हूं प्रैक्टिस सेट 1 जीके जीएस से अति महत्वपूर्ण प्रश्न। जी हाँ, और इसकी मैंने एक प्लेलिस्ट भी बना दी है जिसको वर्दी सीरीज दोबारा नाम मैंने दिया है। आप प्लेलिस्ट पे जाकर के चेक कर सकते हैं। वहां पे आपको हिंदी की क्लासेस और जीके जीएस की क्लासेस कंटिन्यू आज 1 अप्रैल से मिलने वाली है। तो चलिए हम जो है शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट फर्स्ट, जो कि जीके जीएस से संबंधित है। तो बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर, टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं। देखिए आज का हमारा पहला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में। देखिए यहाँ पे प्रश्न क्या है आपका, उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी नहर कौन सी है। देखिए प्रश्न क्या है आपका, उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी नहर कौन सी है। आपके सामने ऑप्शंस है आगरा नहर, शारदा नहर, या ऊपरी गंगा नहर, या निचली गंगा नहर। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। बिल्कुल, जो सबसे लंबी नहर है उत्तर प्रदेश की वो कौन सा नहर है, तो वह है शारदा नहर। अब शारदा नहर जो है इसका निर्माण कब हुआ था, तो आपको मैं एक फैक्ट बताना चाहूंगा कि 1920 से लेके 1928 के मध्य शारदा नहर का निर्माण हुआ था। 1920 से 1928 के मध्य शारदा नहर का निर्माण हुआ था और ये जो है वनवासा नामक स्थान पर शारदा नदी से ही निकलती है ये नहर। कहां से, वनवासा। अब वनवासा कहां है, तो आप जान लीजिए कि ये जो वनवासा स्थान है या उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और नेपाल सीमा से सटा हुआ एक जगह है जिसका नाम है वनवासा। और वनवासा नामक स्थान से ही शारदा नदी निकलती है और शारदा नदी से ही आपका यह शारदा नहर निकलता है। तो देखिए बहुत सारे आपको मैंने फैक्ट दिए हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी नहर कौन सी है, तो यह हो जाएगा आपका ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, उत्तर प्रदेश के किस शहर में भगवान शिव के सम्मान में कैलाश मेला आयोजित किया जाता है। देखिए प्रश्न क्या है, जो भगवान शिव के सम्मान में वो कैलाश मेला जो है वो किस शहर में आयोजित किया जाता है उत्तर प्रदेश के, तो आगरा, वाराणसी, कानपुर या लखनऊ। आपको बताना है उत्तर प्रदेश का वो कौन सा शहर है जहां पे भगवान शिव के सम्मान में कैलाश मेला आयोजित किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन ए। बिल्कुल, ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर। आगरा में जो है भगवान शिव के सम्मान में कैलाश मेला आयोजित किया जाता है। किसके सम्मान में, भगवान शिव के सम्मान में। कहां पे किया जाता है कैलाश मेला आयोजित, तो यही आपका प्रश्न था और आपका आंसर होगा आगरा में। आपको एक थोड़ा सा मैं फैक्चुअल चीज और बताना चाहूंगा इसमें कि आगरा में ही 2 मेले और लगते हैं। एक है यहाँ पे नवरात्र मेला। कौन सा मेला, नवरात्र मेला। तो नवरात्र मेला भी ये कहां लगता है, तो ये भी हमारा जो है आगरा शहर में ही लगता है। इसके अलावा एक और मेला है गणगौर मेला। कौन सा, गणगौर मेला। ध्यान रखिएगा, गणगौर मेला भी जो है ये आपका आगरा ही शहर में लगता है। कहां पे, आगरा शहर में। एक और मेले की मैं यहां पे बता देता हूं, बटेश्वर मेला। कौन सा, बटेश्वर मेला, जिसको पशु मेला के नाम से भी हम जानते हैं। पशु मेला के नाम से भी जानते हैं। ये तीनों मेले जो हैं आपके आगरा शहर में ही आयोजित होते हैं। और यहां पे आपका प्रश्न था कि भगवान शिव के सम्मान में कैलाश मेला कहां आयोजित होता है, तो आपको आंसर मिल चुका है ऑप्शन ए, आगरा शहर होगा। ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, हरिवंश राय बच्चन। बिल्कुल, हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई आखिरी कविता का नाम आपको बताना है। जानते होंगे हरिवंश राय बच्चन जी कौन है, बिल्कुल अमिताभ बच्चन जी के पिताजी और अभिषेक बच्चन जी के जो दादाजी हैं उनका नाम क्या था, हरिवंश राय बच्चन। और आपसे प्रश्न किया गया है कि हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखित आखिरी कविता का आपको नाम बताना है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। 1 नवंबर 1984। देखिए ये जो है ये कविता का नाम है, ध्यान रखिएगा, 1 नवंबर 1984 हरिवंश राय बच्चन जी की कविता का नाम है। इसके अलावा चल मर्दाने, 2 चट्टाने या अग्निपथ। आपको बताना है इन चारों ऑप्शंस में से वो कौन सी कविता है जो हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा लिखी गई आखिरी कविता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर। बिल्कुल, हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा
जो आखिरी कविता लिखी गई वो लिखी गई है 1 नवंबर 1984 नामक कविता। और ये किस पर लिखी गई थी? तो ध्यान रखिएगा, इंदिरा गांधी की हत्या जब हुई तो उसी टॉपिक से संबंधित ये कविता है 1 नवंबर 1984। और आप लोग सभी जानते होंगे कि हरिवंश राय बच्चन जी ने एक बहुत ही बेहतरीन कृति अपनी दी थी जिसका नाम मधुशाला था। और वो कब पब्लिश हुई थी? उसको लिखा था उन्होंने 1935 में, 1935 में। तो मधुशाला जरूर पढ़िए कभी अगर अवसर मिलता है। मुझे बहुत अच्छी उसमें एक पंक्ति लगती है कि मंदिर मस्जिद बैर कराती पर मेल कराती मधुशाला। मधुशाला एक ऐसी है और जब आप इसको पूरा पढ़ेंगे तो शायद आप भाव विभोर होंगे। कभी अवसर मिले तो मधुशाला को जरूर पढ़िएगा। हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा 1935 में लिखित एक वो कृति है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया था? उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया था? आपके सामने ऑप्शंस हैं 2000, 1991, 2016 या 2011। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर। बिल्कुल उत्तराखंड जो है 2000 में आया। अब आपको मैं डेट भी बता देता हूं, तो वो डेट थी 9 नवंबर 2000 में। 9 नवंबर 2000 में उत्तराखंड जो है अस्तित्व में आया था। कब आया था? 9 नवंबर 2000 में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। वर्ष 1937 से 1950 तक उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था? 1937 से 1950 के मध्य जो हमारा उत्तर प्रदेश है, जो राज्य है, इसे किस नाम से जाना जाता था? तो ऑप्शंस है उत्तरा के नाम से, संयुक्त प्रांत के नाम से, उत्तर प्रांत के नाम से या रामकृष्ण प्रदेश के नाम से। तो यहां पे आपका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन बी, संयुक्त प्रांत के नाम से। ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। संयुक्त प्रांत के नाम से 1937 से 1950 के मध्य उत्तर प्रदेश राज्य को जाना जाता था। एक यहां पे फैक्ट मैं आपको बताना चाहूंगा, 1836 से 1836 तो 1836 से और 1877, ध्यान रखिएगा, 1836 से 1877 के मध्य इसे जानते हैं किस नाम से जाना जाता था? उत्तर पश्चिम प्रांत। किस नाम से जाना जाता था? उत्तर पश्चिम प्रांत के नाम से जाना जाता था। यही जो हमारा उत्तर प्रदेश राज्य है उसे किस नाम से जाना जाता था? तो इसे उत्तर पश्चिम प्रांत के नाम से जाना जाता था। किन वर्षों के मध्य में? तो 1836 से 1877 के मध्य में जो उत्तर प्रदेश राज्य है उसे उत्तर पश्चिम प्रांत के नाम से जाना जाता था। और 1877 से और 1950 तक कह सकते हैं इसे आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत के नाम से जानते थे। क्या नाम से जाना गया? आगरा एवं अवध का, आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत, अवध का संयुक्त प्रांत के नाम से हम उत्तर प्रदेश राज्य को जानते हैं। तो आपको फैक्ट यहां पे मिल गया। 1836 से 1877 का जो एक टाइम ड्यूरेशन रहा है, जो टाइम पीरियड रहा है, वो उत्तर पश्चिम प्रांत के नाम से जाना गया। जबकि 1877 से 1950 तक की बात करें तो आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत के नाम से इसे हम जानते थे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 6। देख लेते हैं क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष सुषमा स्वराज, मीरा कुमार, प्रतिभा पाटिल या सुमित्रा महाजन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। बिल्कुल, मीरा कुमार जो है वो पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थी। और ये कब से कब तक रही है? तो ध्यान रखिएगा, 2009 से 2014 तक, 2009 से 2014 के मध्य में मीरा कुमार जी पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष रही है। और ये निर्विरोध चुनी गई थी, यह निर्विरोध चुनी गई थी। ध्यान रखिएगा, 2009 में इन्हें निर्विरोध चुना गया था। और 2017 में जब राष्ट्रपति चुनाव हुआ तो उस राष्ट्रपति चुनाव में यूपीए की तरफ से, यूपीए के उम्मीदवार के रूप में वो सामने थी और रामनाथ कोविंद के अगेंस्ट थी, लेकिन उसमें उनको पराजित होना पड़ा। मीरा कुमार जी राष्ट्रपति नहीं बन पाई और रामनाथ कोविंद साहब जो हैं वो राष्ट्रपति
के रूप में चुने गए थे। तो यहाँ पे एक फैक्चुअल आपको मिल गया। पहली लोकसभा अध्यक्ष कौन? मीरा कुमार। कार्यकाल कब से कब तक? 2009 से 2014 के बीच में। निर्विरोध चुनी गई थी। 2017 में राष्ट्रपति चुनाव में भी यूपीए की ओर से उम्मीदवार के तौर पे थी, बट उनको पराजित होना पड़ा। किसके द्वारा? तो रामनाथ कोविंद साहब के द्वारा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन सा शहर बहरीन की राजधानी है? आपको बताना है बहरीन की राजधानी कौन सी है? अंकारा, दोहा, मनामा या बेरूत? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। बिल्कुल, बहरीन की जो राजधानी है वो मनामा है और ये सबसे बड़ा शहर है बहरीन का, जो कि राजधानी भी है। अब यहां पे एक फैक्ट आपको मैं बताना चाहूंगा। ये जो आपका अंकारा है, अंकारा जो लिखा है, ये कहां की राजधानी है? तो ये तुर्की की है। किसकी है? तुर्की की राजधानी है। अंकारा जो है ये तुर्की की है। दोहा जो है ये कतर की है, जबकि जो बेरूत है ये लेबनान की है। किसकी है? लेबनान की है। और मनामा आपका कहां का हो गया? बहरीन का हो जाता है। तो देखिए आपको बहुत सारे फैक्ट्स मिल रहे हैं। कॉपी बनाइए, नोट्स बनाइए। जब तक आप नोट्स पे लिखेंगे नहीं तो क्या होगा? आप कभी सफल नहीं होंगे। क्योंकि जब आप लिखते हैं तो बहुत सारी चीजें आपकी अंडरस्टैंडिंग उस पर खुद ब खुद हो जाती है, और इसके लिए आपको मेहनत करनी होगी। आपको कॉपी और पेन उठाना पड़ेगा, आपको नोट्स तो बनाने पड़ेंगे। और सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है मेरे दोस्त, ध्यान रखिएगा। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। आप कितने सूत्र रट लेंगे, कितना शॉर्टकट आप ढूंढ लेंगे, सफलता हमेशा मेहनत मांगती है। मेहनत करने वाले हमेशा सफल होते हैं। और आप सोचे कि नहीं मेहनत नहीं करेंगे, शॉर्टकट से हम निकाल लेंगे। शॉर्टकट से हो सकता है कहीं 1 लाख में कोई एक ऐसा तुक्का लग जाए, लेकिन वो भी तुक्का बहुत मुश्किल है, वो भी तुक्का नहीं लगेगा। शॉर्टकट से कभी सफलता दोस्तों नहीं मिलती है, तो उसके लिए आपको मेहनत करनी होगी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। वर्ष 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जोनाथन डंकन, सर विलियम म्योर या मदन मोहन मालवीय? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी फॉर कनाडा इज द राइट आंसर। सर विलियम म्योर के द्वारा 1873 में एक कॉलेज की स्थापना की गई थी इलाहाबाद में, और उस कॉलेज का नाम क्या रखा गया था? इलाहाबाद में क्या रखा गया था? म्योर कॉलेज, क्योंकि इन्हीं के नाम पे म्योर कॉलेज की स्थापना की गई थी। और यही इलाहाबाद में जो म्योर कॉलेज था, इसी को बाद में विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय बन गया। ध्यान रखिएगा, जो 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? सर विलियम म्योर। ऑप्शन सी फॉर कनाडा इज द राइट आंसर। और इसे पूर्व का जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय है या जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है, इसे पूर्व का ऑक्सफोर्ड के नाम से भी हम जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? पूर्व का ऑक्सफोर्ड के नाम से केंद्रीय विश्वविद्यालय इलाहाबाद जो है इसे जाना जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। पुरुषों के पुष्प के किस हिस्से में पराग का उत्पादन होता है? पुष्प के किस हिस्से में पराग का उत्पादन होता है? अंडाशय में, बीजांड में, परागकोश में या पुष्प योनि में? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी फॉर कनाडा इज द राइट आंसर। बिल्कुल, पराग कोश में ही जो है पराग का उत्पादन होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। वर्ष 1773 से 1785 तक वस्तुतः भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड मिंटो, जॉर्ज वॉटसन या विलियम जॉर्ज वॉकर? देखिए प्रश्नों को आप समझिए। जब आप प्रश्नों को समझेंगे, प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, कैसे हम इसको समझें। देखिए हर एक चीज की शॉर्ट ट्रिक बनाइए, क्योंकि अगर आप शॉर्ट ट्रिक नहीं बनाएंगे, देखिए शॉर्ट कट ना अपनाइए, शॉर्ट ट्रिक बनाइए, उसको पढ़िए, तो कैसे हम उसको याद रख सकते हैं, कैसे क्या करें। तो ये आप खुद से थोड़ा सा कभी कभी दिमाग लगाया करिए, कैसे इस सन को कैसे याद करें, किसी चीज से रिलेट कराइए। तो जब आप चीजों को रिलेट कराते हुए पढ़ते हैं तो वो चीजें जो होती हैं, जो ज्ञान होता है वो स्थायी होता है, वो परमानेंट फिर ज्ञान होता है, फिर आगे आपको बहुत सहूलियतें मिलती हैं। तो प्रश्न है कि 1773 से जो 1785 का जो कार्यकाल रहा है जो गवर्नर जनरल का, वो कौन था? कौन भारत का पहला गवर्नर जनरल था? तो ऑप्शंस है वॉरेन हेस्टिंग्स,
लॉर्ड मिंटो, जॉर्ज वाटसन या विलियम जॉर्ज वॉकर? तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा वॉरेन हेस्टिंगस। बिल्कुल ऑप्शन ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर। वॉरेन हेस्टिंगस जो है ये 1773 से 1785 तक का भारत का पहला गवर्नर जनरल रहा। और इसे बनाया कब गया तो ध्यान रखिएगा, किस एक्ट के तहत इसे भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था? तो ध्यान रखिए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 था। रेगुलेटिंग एक्ट कौन सा था? मैं लिख भी देता हूं, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अकॉर्डिंग के द्वारा बंगाल प्रांत का जो गवर्नर था उसे संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। किस एक्ट के तहत? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अकॉर्डिंग जो भी बंगाल प्रांत का गवर्नर जनरल था उसे ही संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और वॉरेन हेस्टिंगस भारत के पहले गवर्नर जनरल रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लावड़ी किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? लावड़ी जो है यह किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो इसका ऑप्शन उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, सिक्किम या तमिलनाडु। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। बिल्कुल, जो लावड़ी लोक नृत्य है ये महाराष्ट्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। और जो लावड़ी नृत्य होता है ये भी दो प्रकार का होता है दोस्तों। लावड़ी नृत्य जो है ये भी दो प्रकार का होता है। ये महाराष्ट्र का लोक नृत्य ठीक है, लेकिन लावड़ी नृत्य कितने प्रकार के होते हैं तो ध्यान रखिएगा, एक होता है निर्गुण लावड़ी। क्या होता है? ध्यान रखिएगा, निर्गुण लावड़ी लोक नृत्य। और एक कौन सा होता है? एक होता है हमारा श्रृंगारी लावड़ी नृत्य। कौन सा? श्रृंगारी लावड़ी नृत्य। तो ये दो इसके प्रमुख नृत्य हैं। और ये कहां का है, किस राज्य का है? तो ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र का ये प्रसिद्ध लोक नृत्य है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उम्मेद भवन पैलेस किस शहर में स्थित है? ऑप्शंस हैं उदयपुर, जोधपुर, मैसूरी या जयपुर। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। बिल्कुल, जोधपुर में। अब जोधपुर कहां है तो ध्यान रखिएगा, राजस्थान। कहां है? राजस्थान राज्य में एक जिला है जोधपुर। तो जोधपुर जिले में ही उम्मेद भवन पैलेस जो है वह स्थित है। राजस्थान राज्य के जोधपुर जिले में ये पैलेस जो है कौन सा? उम्मेद भवन पैलेस स्थित है। और ये विश्व का सबसे बड़े निजी महलों में से एक है। ध्यान रखिएगा, बहुत बड़ा फैक्ट है। विश्व के सबसे बड़े निजी महलों में से एक है। कौन सा पैलेस? तो ये उम्मेद भवन पैलेस। याद रहेगा, बिल्कुल याद रखिएगा। और इसमें कितने कमरे पता है आपको? 347 कमरों का ये महल है। कितने? 347 का। इसका नाम क्यों उम्मेद भवन पैलेस पड़ा? तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसके संस्थापक जो है वो महाराजा उम्मेद सिंह थे। कौन थे? महाराजा उम्मेद सिंह के नाम से ही इस पैलेस का नाम पड़ा है। और उम्मेद सिंह क्योंकि महाराजा थे, उन्हीं के नाम से उम्मेद भवन पैलेस इसका नाम पड़ा। 347 कमरे इस महल में है और यह विश्व के सबसे बड़े निजी महलों में से एक है। यह राजस्थान के जोधपुर जिले में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव रोग बैक्टीरिया के कारण उत्पन्न होते हैं? तो आपके सामने ऑप्शंस है खसरा, पोलियो, हेपेटाइटिस बी या आंत्र ज्वर। तो ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर। बिल्कुल, जो कौन सा ऐसा जो है यहाँ पे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव रोग बैक्टीरिया के कारण उत्पन्न होता है? तो आंत्र जो ज्वर है ये बैक्टीरिया के कारण ही उत्पन्न होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे बागान जहां बिक्री के लिए एक नगद फसल उगाई जाती है उसे के रूप में जाना जाता है? निर्वाह खेती के रूप में, किचन गार्डन के रूप में, झूम खेती के रूप में या रोपण खेती के रूप में?
तो यहां पे ऑप्शन आपका होगा डी सही। ऐसे बागान जहां बिक्री के लिए एक नगद फसल उगाई जाती है उसे हम रोपड़ खेती के नाम से जानते हैं दोस्तों। किस नाम से जानते हैं? इसे हम रोपड़ खेती के नाम से जानते हैं। ऐसे बागान जहां पे क्या होता है, बिक्री के लिए एक नगद फसल उगाई जाती है उसे हम रोपड़ खेती के नाम से जानते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। नेपच्यून के अलावा किस ग्रह को नीला ग्रह कहते हैं? नेपच्यून के अलावा किस अन्य ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? पृथ्वी, मंगल, प्लूटो या जुपिटर? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, बिल्कुल ऑप्शन ए। नेपच्यून के अलावा अन्य किस ग्रह को नीला ग्रह कहते हैं? तो पृथ्वी को जो है हम अन्य अन्य अगर ग्रहों की बात करें नेपच्यून के अलावा तो पृथ्वी को हम नीला ग्रह कहते हैं। तो ऑप्शन ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला प्रश्न है क्यों क्यों लड़की पुस्तक के लेखक कौन है? क्यों क्यों लड़की बहुत बढ़िया सा चैप्टर है, बहुत ही जिद्दीपना इसमें दिखाया गया है, जो कि पूछा गया है कि ये किसकी रचना है? तो महाश्वेता देवी जी की रचना है। बहुत ही जिद्दीपना वो लड़की दिखाती है। इस जो ये कहानी है, जो ये पुस्तक है, इसमें बहुत ही जिद्दीपन एक लड़की की दिखाई गई है। और इसे आपने कक्षा 6 या 7 में हो सकता है जरूर पढ़ा होगा। जो पहले की सरकारी किताबें थी उसमें यह एक चैप्टर था जिसको हम लोगों ने पढ़ा है। तो अगर कभी मौका मिले क्योंकि लड़की पढ़िएगा, एक जिद्दी बनाया। तो ये पुस्तक के लेखक कौन है? यहाँ पे ऑप्शन ए जो है महाश्वेता देवी जी इसकी क्या है? महाश्वेता देवी जी इसकी लेखिका है। क्यों क्यों लड़की बहुत ही अच्छी जो है, बहुत ही अच्छी कहानी इसमें दी गई है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निष्क्रिय गैस नहीं है? देखिए प्रश्न किया गया है निष्क्रिय गैस कौन सी नहीं है? क्रिप्टन, आर्गन, जीनॉन या क्लोरीन? तो आपका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो है क्लोरीन जो है वो निष्क्रिय गैस नहीं है। और निष्क्रिय गैस को जानते हैं एक और नाम से क्या बोलते हैं? इसको हम अक्रिय गैस भी बोलते हैं। किस नाम से जानते हैं? अक्रिय गैस के नाम से भी हम निष्क्रिय गैस को जानते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मुरादाबाद के कार्य हेतु प्रसिद्ध है और उसने विश्व में भर में हस्तकला उद्योग में अपना आला स्थान बनाया है। आपको बताना है वो कौन सा धातु है जिसके कार्य हेतु बहुत ज्यादा मुरादाबाद फेमस है। मुरादाबाद के रहने वाले लोग तो जानते ही होंगे, लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं उनको मैं बता देता हूं। पीतल नगरी के रूप में जाना जाता है। किस रूप से? पीतल नगरी के रूप में जाना जाता है मुरादाबाद को। आप अगर मुरादाबाद कभी गए होंगे या अगर कभी जाने का अवसर मिले, जगह जगह पे आपको पीतल की वस्तुएं वहां पे आपको देखने को मिलती हैं। तो मुरादाबाद जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो पीतल के लिए प्रसिद्ध है। और उसने विश्व भर में हस्तकला उद्योग में अपना आला स्थान बना रखा है। कभी जाने का अवसर मिले तो आप जगह जगहों पे देखेंगे मुरादाबाद में पीतलों का, मैंने खुद देखा है, बहुत ही अच्छा लगता है। और ऐसी ऐसी कलाएं, हस्तकलाएं आप देखेंगे आश्चर्यचकित रह जाएंगे। कभी अवसर मिले तो जरूर देखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वप्रथम किस देश ने महिला को मतदान की अनुमति प्रदान की थी? सऊदी अरब, भारत, न्यूजीलैंड या रूस? तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन सी, बिल्कुल न्यूजीलैंड जो है, न्यूजीलैंड ने सर्वप्रथम महिला को मतदान की अनुमति प्रदान की थी। और कब की थी? तो ये भी आपको यहां पे मैं बता देता हूं। वो डेट थी 19 सितंबर। कौन सी डेट थी? 19 सितंबर 1893 में। 19 सितंबर 1893 में सर्वप्रथम न्यूजीलैंड ने वयस्क महिलाओं को मतदान की अनुमति प्रदान की थी। तो ये थे हमारे अति महत्वपूर्ण 19 प्रश्न। ये की पार्ट 1 है। मैं प्रैक्टिस सेट जो है 2 पार्ट्स में, जैसे ये प्रैक्टिस सेट फर्स्ट का पार्ट 1 पार्ट होगा, क्योंकि 2 पार्ट्स में जीके जीएस से 38 प्रश्न 38 क्वेश्चंस आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में पूछे जाते हैं। और 38 को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। 19 प्रश्नों की श्रृंखला में आप लोगों के लिए डेली लेके आऊंगा। तो आप कनेक्ट रहिए,
अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि आपको बेहतरीन वीडियोस इसी तरीके से डेली मिलने वाली हैं। अन्य परीक्षाओं की तैयारी भी अगर आप कर रहे हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट को एक बार जरूर चेक कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।